हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका हॉर्नबिल जो इंग्लिश का एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसका बुक का नाम है हॉर्नबिल। और इसमें क्लास 11th में इंग्लिश के बुक में हम देखेंगे, हॉर्नबिल वाले बुक में जो चैप्टर है आपका अ फोटोग्राफ, यानी कि एक पोएम है जिसको लिखी हैं शिर्ले टॉल्सन। शिर्ले टॉल्सन के पोएम में देखेंगे कि कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और वर्ड मीनिंग का, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप को ज्वाइन करा दूंगा और उस ग्रुप में आप अच्छे से हर चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितने सारे मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, सबके नोट में ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस भी क्लास में कराऊंगा, ऑनलाइन भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं कितने सारे यहाँ पर एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं अक्सर, वो सीबीएसई के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। देखना, सारे एमसीक्यू अगर मेरे से आप कर लेते हो सारे चैप्टर्स के, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से पूछा नहीं जाएगा। वैसे मुझे पता चला है कि 40 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, है कि नहीं। इससे पता चलता है आप चैप्टर को कितने आसानी से समझे हो। इसके पहले मैं पूरा चैप्टर को समझा दिया हूँ लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसमें जितने सारे वर्ड मीनिंग आए थे उसके वीडियो बना के रख दिया हूँ। अभी वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं इससे कि कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ द पोएट, कौन है इसके जो कविता कहने वाले हैं, है ना, कवि कौन है, कौन से पोएम का। ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ अ फोटोग्राफ, एक जो तस्वीर है इसके जो पोएट हैं वो कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है शिर्ले टॉल्सन। ध्यान रखना, इनका नाम है शिर्ले टॉल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोएम। पोएम में किस चीज़ को रेफर कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड किसके बारे में बता रहा है, डायरी के बारे में, नहीं जी नहीं। पेंटिंग के बारे में, नहीं जी नहीं। मिरर के बारे में, बिल्कुल नहीं जी। तो फोटोग्राफ के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अ फोटोग्राफ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल आर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 लोग हैं। उनकी मम्मी खड़ी है बीच में, दोनों साइड से उनकी बहनें उसके हाथ होल्ड करके खड़ी हैं, है ना, तो 3 लोग हैं फोटो में। व्हाट वर द 2 कजिन्स डूइंग इन द फोटो। अब दोनों बहनें जो हैं, कजिन्स, दोनों बहनें जो हैं, पोएट की माँ की बहनें, वो फोटो में क्या कर रही हैं, तो क्या सो रही हैं, स्लीपिंग कर रही हैं, नहीं जी, बीच पे गई हैं एंजॉय करने के लिए, सोएंगी भला क्यों, है ना। क्या कुछ खा रही हैं, बिल्कुल नहीं। क्या डांस कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग यानी कि पानी में छपक के मार के खेल रही हैं, है ना, तो पैडलिंग इसका स्पष्ट आंसर है। समझ गए। यहाँ पर है, हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो पोएट की माँ है, पोएट की माँ है, वो कितने साल की हैं, 10 साल की, नहीं जी नहीं। 12 साल की, बिल्कुल 12 साल की हैं, तो इसका आंसर 12 साल होगा। अगला क्वेश्चन है, हु क्लिक्ड द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को कौन क्लिक किया था, क्या पोएट खुद करी थी, तो वो जब उनकी मम्मी 12 साल की थी तब तो वो पैदा भी नहीं ली होंगी, तो वो कैसे खींचेंगी, है ना। कोई उनकी माँ, बिल्कुल नहीं, अपनी फ़ोटो खुद वो कैसे खींचेंगी, है ना। उस समय खींच सकती हैं, वो बात की बात है, लेकिन खींचा कौन है फ़ोटो को, इसके बारे में पूछ रहा है। तो एक अंकल थे, है ना, वो अंकल खींचे हैं। कोई स्ट्रेंजर था, इसके बारे में जिक्र नहीं है पोएम में, तो एक अंकल थे जो फ़ोटो खींचे थे, तो इसका आंसर होगा एक अंकल। यहाँ पर है, व्हाट डज द सी डू इन द पोएम। पोएम में समंदर क्या कर रहा, क्या करता है ना। पोएम में पढ़ने पर क्या पता चलता है, समुद्र क्या करता है, रोर्स लाउडली, बहुत जोर से गुर्राने की आवाज़ कर रहा है समंदर, बिल्कुल नहीं, ऐसा जिक्र कहीं भी नहीं है। रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या वो कभी नहीं बदला है, बिल्कुल इसके बारे में ही जिक्र है। क्या लिखा था वहाँ पर कि समुद्र जो सी है, समुद्र है, वो चेंज्ड लेस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब बदला ही नहीं है, तो बहुत कम बदला है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ड्रॉन्स पीपल, क्या लोगों को डुबा रहा है, ऐसा भी नहीं है। डिस्ट्रॉयज द बीच, क्या समुद्र तट को बर्बाद कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो समुद्र क्या कर रहा है पोएम के हिसाब से, वो बहुत ही कम चेंज हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, इसका एक और ऑप्शन अगर रहता कि उनके माँ के पैर को धो रहा है, तब वो भी इसका आंसर करेक्ट हो जाता। समुद्र 2 काम कर रहा है, एक तो नहीं बदलने का काम कर रहा है, दूसरा उनकी माँ और उसकी कजिन्स के पैर को धोता है पोएम में। देख रहे हो, ट्रांजिएंट फीट को, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को वॉश्ड कर दिया, है ना, सी समंदर।
तो दोनों भी इसके आंसर हो सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में वो वाला नहीं है, पैर धोने की बात नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है क्या, वॉट डू द फीट इन द सी रिप्रेजेंट, कि समुद्र में पैर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है। तो किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, उनके पैर। क्या पैर परमानेंस को यानी परमानेंट चीज़ को बता रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। समुद्र खुद को परमानेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन पैर परमानेंट को थोड़े बता रहा है। क्या शक्ति को बता रहा है, स्ट्रेंथ को, बिल्कुल नहीं। क्या ट्रांजिएंट को, मतलब कि अस्थिर क्षणिक चीज़ के बारे में बता रहा है, जी हाँ, इसी चीज़ को रेफर कर रहा है ना। मोशन में है पैर, ऐसा भी नहीं कहा गया है। ट्रांजिएंट है ना, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, यानी कि वो पैर जो है वो बदलने वाले हैं, क्षणिक हैं, इस दुनिया में आया है वो चला जाने वाला है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ट्रांजिएंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर है व्हाट इमोशन डज द पोएट एक्सप्रेस इन द पोएम, किस तरीके के इमोशन को शो करता है पोएट। पोएट जो है, कवि जो है, किस तरीके के इमोशन को शो कर रही हैं शिर्ले टॉल्सन। तो ज़रा बताओ, क्या वो खुशी को जाहिर कर रही हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो गम में डूबी होती हैं। क्या गुस्से को शो करती हैं, बिल्कुल नहीं। क्या एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है फोटो देख करके, बिल्कुल नहीं। फोटो को देख करके वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है, नॉस्टैल्जिया के बारे में बता रहा है। अब फिर लॉस के बारे में बता रहा है, वो उनकी मम्मी जो है फोटो में वो अपने बचपन को खो देती हैं, और कवि जो है ये अपने मम्मी के हंसी को खो देती है, तो लॉस के बारे में बता रहा है ना। दूसरी तरफ नॉस्टैल्जिया के बारे में, यानी कि अतीत को याद करने के विषय में बता रहा है ये पूरा का पूरा पोएम, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। फोटोग्राफ को देख करके अतीत में खो जाती है ना, तो इसीलिए नॉस्टैल्जिया शब्द का इस्तेमाल है, जो मैं पोएम पढ़ाने के टाइम में भी बता दिया था कि नॉस्टैल्जिया का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना, ये सभी चैप्टर में एक ऑप्शन में रहेगा कि चैप्टर किसके बारे में बता रहा है। क्या नॉस्टैल्जिया के बारे में बता रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर और ये वाला पोएम दोनों नॉस्टैल्जिया के बारे में बता रहा है ना, अतीत को याद करने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द फोटोग्राफ डिड द मदर डाई, मदर जो है वो कितने साल के बाद मर जाती हैं। फोटोग्राफ, आफ्टर द फोटोग्राफ कहने का मतलब है फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ जो चैप्टर लिखा गया है उसके बाद कितने साल के बाद वो उनकी माँ डेथ कर जाती हैं, इस चीज़ के बारे में वो बोल रहा है। नहीं, फोटोग्राफ लेने के बाद कितने साल के बाद मर जाती हैं वो, इसका मतलब समझो क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें पोएम में भी बता रखा है कि वो उतने साल में मर गई थी जितने साल में, मैं नाव शब्द का इस्तेमाल है ना, मतलब अभी मैं जब लिख रही हूँ तब कितने साल के बाद लिख रही हूँ, उनके मरने के उतने ही साल बाद जितने वो साल फ़ोटो में दिखती हैं। तो फ़ोटो में कितने साल की दिख रही थी, 12 साल की बाद, तो 12 साल की दिखती थी। तो पोएम लिखने के दरमियान कितने साल हो गए थे उनके मरने के, 12 साल। तो इसी से रिलेट करना है और इसका आंसर होगा सेम। देखो 50 ईयर्स का तो इस्तेमाल है नहीं, 2 ईयर के बाद तो है नहीं, नॉट मेंशन ऐसी वाली बात भी नहीं है, उसमें साफ साफ बता दिया गया कि मरने जो कितने साल के बाद मरी थी, सेम एज हर एज इन द फोटो में जितने साल की थी उतने साल के बाद, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लास में वैसे मैं समझा दिया हूँ इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से। यहाँ पर बोला है व्हाट इज मेंट बाय राय इन द पोएम, पोएम में राय शब्द का अर्थ क्या है। जेन्युइन लाफ्टर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हंसने के बारे में बता रहा है, बिल्कुल नहीं। फेक स्माइल के बारे में बता रहा है, बिल्कुल नहीं। ट्विस्टेड विथ सैडनेस, यही वाला इसका आंसर है ना। राय का मतलब ऐसे ट्विस्टेड भी होता है, मरोड़ना भी होता है ना, मरोड़ना, ट्विस्ट करना। लेकिन यहाँ पर सैडनेस के बारे में बता रहा है, मतलब मजबूरी वाली हंसी के बारे में बता रहा है। सैडनेस के बारे में मतलब हंसी नहीं, उदासी के बारे में, है ना, गम के बारे में। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, ट्विस्टेड विथ सैडनेस। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। एंग्री एक्सप्रेशन होता है राय का मतलब, बिल्कुल नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सैडनेस होता है इसका अर्थ, राय का मतलब। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द सी इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, मानव की जो जीवन है उसके जस्ट विपरीत समुद्र के बारे में क्या कह रही हैं पोएट क्या कहने की कोशिश करती हैं, जरा बताओ किसके बारे में, मतलब समुद्र के बारे में पोएट क्या कहती हैं, ह्यूमन लाइफ के जस्ट विपरीत क्या कहती हैं। तो ह्यूमन लाइफ कैसा है, ट्रांजिएंट है कि नहीं, ट्रांजिएंट है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, यानी कि बदलने वाला है। इंसान बदल जाता है लेकिन समुद्र नहीं बदलता है, चेंज्ड लेस। तो समुद्र के बारे में वही बात बता रही हैं कि वो कम बदलती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सी इज़ फियरफुल, क्या डर से भरी है समुद्र, बिल्कुल नहीं। सी इज़ जॉयफुल, क्या बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, नहीं। सी इज़ परमानेंट, जी सी जो है समुद्र जो है परमानेंट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है,
ट्रांजिएंट है ना, क्षणिक है, वो आया और चला गया। समझ गए बात? तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है कि समुद्र जो है वो परमानेंट है, लेकिन मानव जाति परमानेंट नहीं है। सी इज़ नॉइजी, क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है? ऐसा भी जिक्र नहीं है, तो अपने मन से आंसर नहीं देना है, जिस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया उसी चीज़ के बारे में देना है। तो सी इज़ परमानेंट, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है व्हाट रिमेन्स ऑफ द सी हॉलीडे फॉर द पोएट। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि सी हॉलीडे जो है, सी हॉलीडे मतलब समुद्र के तट पर जो बिताए गए छुट्टी के दिन थे उसके बारे में, कि पोएट के लिए क्या छोड़ कर रह जाता है, क्या बच जाता है ना, क्या रिमेन हो जाता है, क्या बचा हुआ रहता है। समुद्र के छुट्टी के बारे में बता रहे हैं कि पोएट के लिए क्या बच के रह जाता है। क्या समुद्र वहाँ पर बच के रह जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। शेल मतलब समझते हो, शंख जो होता है ना, शंख कहाँ से निकलता है? शंख निकलता है आपके समुद्र से। क्या वो छोड़ के चला गया समुद्र? नहीं। क्या उसकी माँ के हंसी को छोड़ करके चला गया? जी हाँ, बिल्कुल, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या बालू छोड़ के चला गया, रेत, सैंड? नहीं जी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि पोएट के लिए, फॉर द पोएट, सी हॉलीडे जो है वो क्या बच जाता है उनके लिए, समुद्र के हॉलीडे के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके दिमाग में छाप छोड़ के चला जाता है कि उसकी माँ जब भी सी हॉलीडे के बारे में बता रही होती है फ़ोटो को देख करके, तो वो किस चीज़ को मिस करती हैं? अपनी माँ के हंसी को मिस कर रही होती हैं कि देखो देखो, उसकी माँ कहती है ना कि देखो देखो कैसे कपड़े हमें पहना के भेजा जाता था छुट्टी मनाने के लिए समुद्र में, समुद्र के किनारे, और वो बेटी को देखो, डॉली को देखो जो तुम्हारी मौसी लगती हैं, और इस तरह से बताते हुए उनकी माँ हंसा करती थी, है ना। तो इस पोएम में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो समुद्र की छुट्टी है वो पोएट के लिए क्या छोड़कर चली जाती हैं? तो कुछ नहीं छोड़ के जाती, बस माँ की हंसी को छोड़कर चली जाती हैं उसके दिमाग में, है ना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है व्हाट डज इट्स साइलेंस साइलेंसेस मीन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसकी चुप्पी ने मुझे चुप कर दिया, मतलब द साइलेंस इज वीक। इसका मतलब यही है कि क्या चुप होना एक कमजोरी है? बिल्कुल नहीं। इट क्रिएट्स नॉइज, क्या इसका मतलब है कि नॉइज क्रिएट होता है, मतलब हो हल्ला, शोर शराबा होता है? बिल्कुल नहीं। साइलेंस का मतलब शोर शराबा तो होता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज़ नो साइलेंस, क्या साइलेंस ही नहीं वहाँ पर? ये भी इसका मीनिंग नहीं है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर दोगे, अगर हटाते भी जाओगे तब भी तुम्हें पता चलते जाएगा कि इसका जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वही आंसर होगा। अब यहाँ बोल रहा है डीप ग्रीफ मेक्स हर स्पीचलेस, मतलब जब उसकी माँ के डेथ हो जाती है तब उसके बाद डीप ग्रीफ होता है। डीप ग्रीफ कहने का मतलब बहुत गहराई से उन्हें दुख पहुंचता है, और उस दुख ने उसको स्पीचलेस कर दिया, है ना। स्पीचलेस मतलब साइलेंस कर दिया। समझ गए बात को? तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो इट्स साइलेंस साइलेंस इसका अर्थ देता है। अगला है यहाँ पर व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम। जो भाव है, जो टोन है पोएम का, वो क्या कहने का है? तो जरा बात करते हैं यहाँ पर क्या है टोन। मतलब समझते हो, जैसे तुम दो तीन तरीके के टोन में बात करते हो। गुस्सा करके बात किए किसी से, है ना, तो तुम्हारा टोन बदल गया, गुस्सैल नेचर का हो गया। बहुत ज़्यादा रो धो के बात कर रहे हो तो बिल्कुल रोने धोने वाला टोन है आपकी आवाज़ में, है ना। तो आप इस पोएम की आवाज़ क्या कहती है आपको? इसका जो भाव है वो किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है? क्या पोएम ह्यूमरस के बारे में बता रहा है? ह्यूमरस आनी मतलब हंसी वाली बात को कहा जा रहा है, मतलब जोक वाली बात को कह रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं हंसी की बात ही नहीं है। सरकास्टिक मतलब किसी का उपहास उड़ाना, व्यंग्य करना, मतलब कि ताना मारने के जैसा कह रहा है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसे भी नहीं है। चीयरफुल, क्या बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं पोएट लिखते हुए पोएम को? बिल्कुल नहीं। वो मेलानकोलिक है। मेलानकोलिक मतलब दर्द से भरा है। दर्द से कैसे भरा है? उनकी माँ के लिए उसका अतीत दर्द से भरा था, बचपन को मिस करती थी वो बहुत, और माँ के चले जाने के बाद माँ की हंसी को कौन मिस कर रही है? पोएट, यानी कि मेलानकोलिक आंसर होगा। और ध्यान रखना, मेलानकोलिक, ये सबके शब्द के जो मैं अर्थ बताया उसको भी ध्यान रखोगे तभी आप आंसर पे सही टिक लगा पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक वर्ड पावर नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तुम अंग्रेजी में बहुत पीछे छूट जाओगे बेटा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना है। इतने बार मैं रिपीट करा दूंगा, टास्क और टेस्ट के सारे वर्ड के मीनिंग याद कर लोगे। अगर तुम्हें याद करना है तो उस बैच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब जरा देखो, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब हास्यास्पद कहने का मतलब हंसी मजाक करना, वैसा भी नहीं है। सरकास्टिक मतलब किसी को टॉन्ट मारते हुए, ताना मारते हुए किसी पर व्यंग्य करना, ये भी नहीं है। चेयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा खुशियों की बात कही गई है, बिल्कुल इस पोएम का टोन नहीं है। इस पोएम का टोन है दुख से भरी बात को कही गई है, मेलानकोलिक, है ना, दुख से भरा होना। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ए फोटोग्राफ। किस तरह का पोएम है, किस तरीके का पोएम है ये फोटोग्राफ। तो ये जो फोटोग्राफ जो है आपका पोएम का शीर्षक, ये किस तरीके का पोएम है,
क्या ड्रामेटिक है? ड्रामेटिक मतलब समझते हो क्या? ड्रामा में नाटकीय रूप से व्यक्त किया गया है। नाटकीय रूप से तब होता जब एक लोग एक बार बोलता, फिर दूसरा लोग दूसरे तरीके से बोलता, तो नाटक के फॉर्म में लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। नैरेटिव है। नैरेटिव कहने का मतलब क्या कि कथा कहने जैसा है, कहानी कहने जैसा है, ये भी नहीं है। यहाँ पर है सटायरिकल। सटायरिकल का मतलब होता है क्या? व्यंग्य किया गया, किसी के ऊपर मजाक उड़ाया गया, ये भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव है या फिर लिरिकल है। लिरिकल मतलब कोई भी पोयम लिरिकल ही होता है ना, पोयम की तरह, दोहे की तरह, कविता की तरह। आप जानते हो, हिंदी से रिलेट कर सकते हो इसको। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है क्या? देखो, रिफ्लेक्टिव शब्द का अर्थ होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव को बोलते हैं क्या? एक तरीके से व्याख्या करके, वर्णन करके लिखा गया है ना। इसको देखो, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पा रहा हूँ, 2 सेकेंड सोचने दो मुझे, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है, हाँ, इसका जो अर्थ होता है तुम्हारा रिफ्लेक्टिव का, इसका मतलब होता है चिंतनशील, है ना। चिंतनशील, चिंतनशील मतलब समझ रहे हो, एक तरह से चिंता और चिंतन में फ़र्क होता है, ध्यान देना। चिंता का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना। चिंतन करना कहने का मतलब मनन करना, किसी चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा मुस्कुराना, फिर रोना, इस चीज़ को कहते हैं कि वो चिंतन कर रहा है, उसके ऊपर मनन कर रहा है ना। तो चिंतनशील तरीके से लिखा गया है इस पोएम को, है ना, फोटोग्राफ को। तो एक तो ये इसका मीनिंग हुआ। और लिरिकल का मतलब जानते हो, लिरिक्स होता है ना, गाने के लिरिक्स होते हैं, उसी तरीके से इसको भी लिखा गया है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे भी देखो, जिसका अर्थ अगर तुम्हें ना समझ में आए ना, अगर ना समझ में आए तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, हटाते जाओ। ड्रामेटिक तरीके से कहा गया, ड्रामा किया गया फोटोग्राफ में, बिल्कुल नहीं। नैरेटिव मतलब कहानी की तरह लिखा गया, बिल्कुल नहीं। क्या किसी का मजाक उड़ाया गया है, सटायरिकल है? नहीं, ऐसा भी नहीं किया गया। तो जो ऑप्शन बच गया वही इसका आंसर होगा, है ना। तो अच्छे से क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ा करना और आंसर पे टिक लगाना। यहाँ पर बोला व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम, जो पोयम का मुख्य सेंट्रल थीम जो विषय है वो क्या है? चाइल्डहुड में खेले गए गेम है? बिल्कुल नहीं। गेम तो खेल रही थी, छपक्के तो लगा रही थी, लेकिन इसका मुख्य विषय नहीं है इस पोयम का। क्या जर्नी ऑफ लाइफ है? जर्नी ऑफ लाइफ नहीं है। जर्नी ऑफ लाइफ पिछला वाला चैप्टर था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसमें खुशवंशी अपने जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लॉस एंड रिमेम्बरेंस है? रिमेम्बरेंस मतलब किसी को याद करना, लॉस मतलब खोना, जैसे उसकी माँ अपने बचपन को खो करके याद करके मुस्कुराया करती थी और हंसा करती थी। और यहाँ पर अपनी माँ के जाने के बाद किसका लॉस होता है? उस लाफ्टर का लॉस होता है। कौन लॉस करता है? पोएट, है ना। तो लॉस और रिमेम्बरेंस के बारे में ही बताया गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या नेचर के ब्यूटी के बारे में है? नेचर के ब्यूटी के बारे में तो है, समुद्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन सेंट्रल थीम नहीं है वो, मुख्य विषय नहीं है वो, है ना। तो यहाँ पर समझ गए किसका मुख्य विषय क्या है पोएम का? लॉस एंड रिमेम्बरेंस, यानी कि नॉस्टैल्जिक होना, है ना, पर अतीत को याद करना। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हु आर बेटी एंड डॉली, है ना। बेटी और डॉली कौन हैं पोएम में? तो पोएट की कजिन है? नहीं जी नहीं, उनकी माँ की कजिन है, पोएट की कजिन नहीं है। तो यहाँ पर है कि मदर्स कजिन्स, मदर्स के कजिन्स, है ना। कभी अपने मौसी को बोलते हो ए मेरी माँ की बहन, थप्पड़ खाओगे पूरा, है ना। लेकिन अंग्रेजी लैंग्वेज ही ऐसा है कि कुछ भी बोल देता है। मौसी शब्द यहाँ कहीं आया ही नहीं है, सीधा सीधा आ गया उनकी माँ की कजिन है, बहनें हैं, है ना। तो मदर्स कजिन इसका आंसर है। अगला यहाँ पर व्हाट डज द फ्रेज लेबर्ड इज ऑफ लॉस मीन्स, इसका मतलब क्या है? लेबर्ड इज ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इसका मतलब वर्किंग हार्ड है? बिल्कुल नहीं जी। डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट लॉस, यही है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको एक्सेप्ट करने में, लेकिन एक्सेप्ट कर लेती हैं वो, है ना, अपने अपने लॉस को। माँ को, उनकी माँ किस चीज़ को लॉस को एक्सेप्ट करती हैं? उनके बचपन के लॉस को। पोएट जो है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं? वो उनकी माँ के हंसी को खोने का, है ना, उसको वो क्या करें? डिफ़िकल्टी से एक्सेप्ट कर ले रही हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर 20th नंबर व्हाट इज़ पैडलिंग। पैडलिंग क्या होता है? तो छपक्के मारना होता है। छपक्के मारने में आप जंप भी करते हो, तो यहाँ पर जंपिंग आंसर नहीं होगा, है ना। वॉकिंग इन शैलो वाटर, है ना, कम गहरे पानी में वॉक करना, चलना, थोड़े थोड़े छपक्के मारना, ये इसका आंसर होगा, है ना। स्विमिंग नहीं है। लाइंग डाउन मतलब नीचे लेट जाना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है सी नंबर, वॉकिंग इन शैलो वाटर। और मैं बता दिया था पिछले चैप्टर में भी, पिछले वीडियो में भी, कि शैलो का मतलब होता है कम गहरा, डीप का मतलब होता है ज़्यादा गहरा, है ना। तो कम गहरे पानी में वॉक करना, छपक्के मारना, ये कहलाता है पैडलिंग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बोल रहा है द फ्रेज स्माइल थ्रू दियर हेयर इंडिकेट्स, जो बाल के पीछे से स्माइल करना है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को इंगित कर रहा है? दे वर सीरियस, क्या वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी? नहीं, सीरियस होती तो स्माइल क्यों करती, है कि नहीं। तो ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दे वर
कवरिंग फेस, क्या जानबूझ के चेहरे छुपा रही थी? ये भी नहीं होगा। दे वर स्माइलिंग डिस्पाइट हेयर फ्लाइंग ऑन फेस, चेहरे पर बाल उड़ के आ जा रहे थे, उसके बावजूद भी वो हंस रही थी। यही तो इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। दे वर एंग्री, क्या गुस्से थी? नहीं, तो गुस्से में रहती तो स्माइल क्यों करती? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी नंबर। यहाँ पर है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, किस चीज़ के बारे में बता रहा है? क्या डर्टी फीट है? नहीं, फीट दैट आर ऑलवेज मूविंग, मूव तो कर ही नहीं रहे थे, वो आराम से खड़ी थी तीनों बहनें। टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस चीज़ को बता रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या? टेम्पररी, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी, तो यही ऑप्शन देख करके आप सीधा सी में टिक लगा सकते थे, है ना। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है। फीट का मतलब पैर, पैर किसको इंडिकेट कर रहा है? ह्यूमन के लाइफ को। टेरिबली का मतलब होता है बहुत अधिक, तो बहुत अधिक जो अस्थाई ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे उनकी माँ की लाइफ थी, है ना, उनकी माँ चली जाती हैं जल्दी, तो ह्यूमन लाइफ से ही वो तुलना कर रहे हैं समंदर के पानी को, है ना, समुद्र से। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ गए। ट्रांजिएंट का मतलब जिसको अर्थ पता है वो इसका आंसर आराम से लगा सकता था कि इसका अर्थ ही टेम्पररी होता है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। फीट ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है। एनिमल के बारे में थोड़े बताया गया कि सी के, समुद्र के एनिमल के फीट के बारे में, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डज द पोएट यूज कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों करी है पोएट? इसका अर्थ क्या होता है? टू फ्रेम फोटो, फोटो को फ्रेम करने के लिए? नहीं, फोटोग्राफ, ओल्ड फोटोग्राफ को बताने के लिए कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल है। अभी के फोटोग्राफ अगर होता तो सीधा फ्रेम शब्द का इस्तेमाल होता। अब फिर नए तरीके से कुछ इसके जो वर्ड होते हैं, शीशे में पैक होते हैं, कुछ फ़ोटो को रखा जाता है, एल्बम रखा जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकता है। कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ओल्ड ज़माने में ओल्ड तरीके से फ़ोटो को कैसे रखा जाता था, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, ठीक है। ये ड्राइंग करने के लिए नहीं, पेंटिंग को सपोर्ट करने के लिए नहीं, फ्रेम फ़ोटो तो है लेकिन पुराने फ़ोटोग्राफ को शो करने के लिए कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल है। अभी अगर रहता तो सीधा लिख देते, मॉडर्न ज़माने में नहीं बोलते हैं ए योर दिस इज़ योर पिक, ये तुम्हारा पिक है, तो पिक शब्द का इस्तेमाल हो सकता था। कार्डबोर्ड का ही क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि बताना चाह रहा है कि पुराने ज़माने में कार्डबोर्ड पर फोटोग्राफ को लगाए जाते थे, मढ़ा करके रखे जाते थे, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है व्हाट इमोशन इज शोन बाय द मदर व्हेन शी सॉ द फोटो, किस इमोशन को दिखाया गया है, किस भावना को दिखाया गया है ना, किस भावुकता को दिखाया गया है, कब? जब मदर अपने फोटो को देखा करती थी। तो क्या वो गुस्से हो जाती थी? ये भी एक इमोशन है। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं होती थी। क्या करती थी जरा देखते हैं। क्या एक्साइटमेंट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती थी, उछलने लगती थी उत्तेजित होकर के? ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। क्या नोस्टाल्जिया को बता रहा है ये चीज़? नोस्टाल्जिया का कई बार मैं अर्थ बता चुका हूँ, मतलब अतीत को याद करने लगती है। जी हाँ, अतीत को याद करने लगती है, इसका आंसर नोस्टाल्जिया होगा, है ना। इनडिफरेंस का मतलब भी पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। इनडिफरेंस का मतलब जिस पर सुख और दुख का फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं नीरस लोग, है ना। तो क्या वो बिल्कुल नीरस थी, फोटो देख के कोई असर नहीं होता था? नहीं, वो तो खो जाती थी अतीत में। तो इसका आंसर सी होगा, इनडिफरेंस नहीं होगा। इनडिफरेंस का मतलब होता है जिस पर सुख दुख का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन इट्स साइलेंसेस, इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का, कौन से अलंकार का इस्तेमाल हुआ है? क्या सिमिली का इस्तेमाल हुआ है? इसको सिमिली पढ़ते हैं, स्माइल मत पढ़ना। मेटाफर का इस्तेमाल है। स्माइल का मतलब होता है उपमा अलंकार, है ना, हिंदी में पढ़े हो। इसका मतलब होता है रूपक अलंकार, दोनों का तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन मतलब एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यही है। एलिट्रेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में बढ़ा चढ़ा करके तो कुछ बोला नहीं है, इसमें बस रिपीट किए गए हैं वर्ड्स को, जिसको बोलते हैं हिंदी में रिपीटेशन को कौन सा अलंकार बोलते हैं? इसको शायद अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जब रिपीट होते हैं शब्द और उसके अर्थ अलग होते हैं, अगर अलग अर्थ होते तब यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पन। श्लेष अलंकार का मतलब होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार रिपीट हो और उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हिंदी में एक पोएम पढ़े होगे ना कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये वाला पोएम कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, मैं पढ़ाऊँ, है ना, सुन लो। तो मन का जितने बार बोला गया है यहाँ पर तीनों बार अलग अलग मीनिंग है। एक बार मन का मतलब होता है मन का, दिमाग का, है ना, मन का, माइंड का। लेकिन
दूसरे बार अर्थ होता है मन का, मतलब जो कंठी माले के दाने होते हैं, बीड्स होते हैं, उसको भी मन का बोला जाता है। तो अलग अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर साइलेंस ऑलमोस्ट सेम ही, चुप्पी के बारे में ही कह रहा, सेम अर्थ है। तो कौन सा अलंकार होगा? मीनिंग अलग होता तो पन अलंकार होता, पन फिगर ऑफ स्पीच होता, लिटरेरी डिवाइस होता है ना। लिटरेरी डिवाइस मतलब अलंकार, और फिर फिगर ऑफ स्पीच मतलब भी अलंकार। लेकिन यहाँ पर पन तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ सेम ही है ऑलमोस्ट। तो रिपीट हुआ है, रिपीट को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो रिपीटेशन इसका क्या है? आंसर है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए। एलिट्रेशन का देखो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या अर्थ होता है इसका? कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जैसे मैं तुम्हें 2-4 बार कॉल करूँ और जब तुम फ़ोन उठाए तो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ? 1000 बार तुम्हें कॉल कर चुका हूँ पर तुम फ़ोन नहीं उठाते। तो भैया 1000 बार कॉल किया हूँ मैं तुम्हें? बिल्कुल नहीं। वही 2-4 बार कॉल किया, उसको बढ़ा चढ़ा करके गुस्से में क्या बोल दिया? 1000 बार कॉल किया। तो इस सेंटेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये? कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब सिमिली को समझो। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारा भाई शेर है, तो शेर है ऐसा बोलेंगे तो मेटाफर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे तुम्हारा भाई शेर के जैसा है, शेर नहीं है, शेर के जैसा है, के जैसा शब्द जैसे इस्तेमाल हुआ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको लाइक और फिर एज, है ना। योर ब्रदर इज एज अ लायन और फिर योर ब्रदर इज लाइक अ लायन। तो लाइक एज शब्द का जैसे इस्तेमाल देख लोगे, सीधा सिमली पर टिक लगा दोगे, है ना। तो सिमली होता है। मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कैच कर रहे होंगे, जो थोड़े से अंग्रेजी बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हो, ठीक है। बाकी बच्चे जो नहीं पढ़े, वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत ढंग से समझाया हूँ, है ना, कोई भी कमी नहीं छोड़ा हूँ। तो डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो और टेस्ट को लगाते हो कि नहीं, क्योंकि आपको आपकी लर्निंग को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? कि टेस्ट को लगाया करो, तभी पता चलेगा आप कितने पानी में हो, कितना कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।